तो राम राम भाइयों, वेलकम टू द चैनल। और आज हम शुरू करने वाले हैं मौलिक अधिकार। तो बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे, जो जो क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं पुराने एग्जामों में वो भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मौलिक अधिकार होते क्या हैं? मौलिक अधिकार वो अधिकार हैं जो संविधान द्वारा जनता को दिए गए हैं, जनता के हितों का संरक्षण करने के लिए। तो आप समझ पाए होंगे, जो जनता के हितों का संरक्षण करते हैं वही है मौलिक अधिकार। तो आप जानते हैं इनका वर्णन संविधान में कहाँ है? ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। इनमें कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन से भाग में मौलिक अधिकार है। तो आप समझ गए होंगे भाग 3 में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। तो 12 से 35 तक। तो अब आप जानते हैं कि हमारे संविधान बहुत बड़ा है, क्योंकि ये अलग अलग देशों से बना, अलग अलग देशों के संविधान को मिला के बनाया गया, उससे कुछ कुछ पार्ट लेके। तो जो ये हमारे मौलिक अधिकार हैं ये भी किसी देश के संविधान से लिए गए हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संविधान में जो मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान में, वो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं। तो आप इन्हें याद रखेंगे, वो यूएसए के संविधान से लिए गए। ये कई बार पूछा जाता है। मतलब कि अमेरिका के संविधान से। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इस भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो पहले जानते हैं मैग्ना कार्टा होता क्या है। जब अंग्रेज थे, अंग्रेजों का शासन था, तो वो अधिकार पत्र जारी करते थे और उसे ही मैग्ना कार्टा कहा जाते थे। वो कुछ राइट्स देते थे गरीब लोगों को, मतलब गरीबों को, उसे ही अपना अधिकार पत्र कहते थे, मैग्ना कार्टा। तो ये संविधान द्वारा हमें अधिकार दिए गए हैं, तो इसलिए इन्हें मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वो है मौलिक अधिकार। अब करीबा क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लेता है, कहता है भारतीय संविधान के कौन से भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आप सब जानते हैं कि भाग 3 में मौलिक अधिकार है, तो भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भाग 3 को। ठीक है, आप समझ पाएंगे। तो अब जब हमारा संविधान बना, उस समय मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी वो थी 7, लेकिन अब वर्तमान में संख्या 6 है, क्योंकि एक संविधान संशोधन द्वारा एक एक मौलिक अधिकार को हटाया गया, जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार। उसको हटाया गया एक संविधान संशोधन द्वारा। जब हमारा संविधान बना उस समय थे 7। वर्तमान में इसमें 6 मौलिक अधिकार है। अब ये जो हटा एक संपत्ति का अधिकार, इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, जो कि 1978 में हुआ था। और इसे हटा के एक कानूनी अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 300A के तहत। आप समझ पाए होंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या फर्क है। तो ये जो हमें जो अधिकार मिले हैं मौलिक अधिकार, अगर इनका कोई उल्लंघन करता है तो हम इनके खिलाफ, जो भी व्यक्ति इनका उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ हम रिट जारी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। लेकिन अगर कानूनी अधिकार का कुछ है तो ऐसा हम नहीं कर सकते।
तो ये जो मौलिक अधिकार है इनको संरक्षण प्राप्त है संविधान द्वारा, तो इसलिए ये विशेष है, आप समझ पाएंगे। तो अब हमको जो स्टडी करनी है वो करनी है इन छह मौलिक अधिकार की, जो कि वर्तमान में है। तो भाइयों अब हमको अध्ययन करना है इन 6 मौलिक अधिकारों का। तो पहले हम इनकी लिस्ट बनाते हैं और फिर इन्हें क्रम वाइज याद करते हैं। चलिए तो बनाते हैं। तो ये है वो हमारे 6 अधिकार। तो जो सबसे पहला अधिकार है वो है समता और समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। और जो दूसरा है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका जो है आर्टिकल 19 से 22 के बीच में। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि है 23 से 24 के बीच में। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि है 25 से 28 के बीच में आर्टिकल। और पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, तो ये है आर्टिकल 29 से 30 के बीच में। और ये छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि है आर्टिकल 32। तो अब हमको इन्हें याद कैसे करना है, हमको इनके वर्ड पे, मतलब जो मेन वर्ड है उस पे अंडरलाइन कर लेना, उसे ही याद रखना है। जैसे इसमें है समता और समानता, दूसरे में है स्वतंत्रता, तीसरे में है शोषण, चौथे में है धार्मिक स्वतंत्रता, और क्या नाम है पांचवें में है सांस्कृतिक और शिक्षा, और छठे में है संवैधानिक उपचार। तो ऐसे इनके मेन वर्ड को ही हमको याद रखना है। सबसे पहले समता, समता और समानता, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा शोषण, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता, पांचवा सांस्कृतिक एवं शिक्षा, छठा संवैधानिक उपचार। तो ये जो मूल मतलब इंपॉर्टेंट जो वर्ड है इनको याद कर लेंगे तो पूरा एकदम याद होते चले जाएगा क्रम में। ठीक है, तो अब एक एक करके हम सबको पढ़ते हैं पहले। तो शुरू करते हैं समता और समानता के अधिकार से। इनको आप नोट कर लेना, इनको मैं मिटा रहा हूं, समता और समानता शुरू करते हैं। जो हमारा समता और समानता का अधिकार है वो हमारे जो देश की जनता है उसको सभी क्षेत्रों में समान समान बनाने के लिए ये अधिकार दे गए हैं। हमारी देश की जो जनता है, जो लोग हैं, उन्हें सभी क्षेत्रों में समान बनाने के लिए अधिकार हमको दिए गए। तो ये अधिकार है आर्टिकल 14 से 18 तक। तो एक एक करके इन सारे आर्टिकलों को देखते हैं। आर्टिकल 14,
तो आर्टिकल 14 ये कहता है कि कानून के समक्ष समानता, मतलब विधि के समक्ष समानता, कानून सभी के लिए समान है। आर्टिकल 14 ये कहता है। आर्टिकल 15 ये कहता है धर्म, जाति, लिंग के आधार पर जो भेदभाव है उसका अंत। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, भेदभाव में रोक। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन, लोक नियोजन में समानता, मतलब सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर दिए जाए, ये कहता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। और आर्टिकल 18 भी इंपॉर्टेंट है, उपाधियों का अंत। तो उम्मीद करता हूं ये चार आपको समझ में आए होंगे, पांच ही आपको समझ में आए होंगे। तो आप इनमें भी मूल वर्ड को देखिए कि कहना क्या चाह रहा है। आर्टिकल 15 कहता है कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून सभी के लिए समान है। और आर्टिकल 16 कहता है, आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग के धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव में रोक। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन, मतलब सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर मिले। और आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, मतलब कि छुआछूत का अंत। और आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। पुराने, मतलब जब अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेज जब यहाँ थे, जब अंग्रेजों का राज था हमारे पे, तो उस समय वो उपाधियां देते थे। मतलब कोई भी अच्छा काम करता था तो वो उपाधि देते, उपाधि के तौर पे नाम वाम देते थे। तो उसको रोक के अब सिर्फ उपाधि दी जाएगी, जैसे भारत रत्न दे दिया, खेल के लिए पुरस्कार दे दिया, उसमें उसके उसके लिए आएगी। इसकी बहुत तगड़ी डेफिनेशन है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि उपाधियों का अंत, ऐसे ही पूछता है वो कि उपाधियों का अंत कौन से आर्टिकल में है, तो आप याद रखेंगे। ये दोनों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये पूछे जाते हैं। तो आपको समता और समानता का अधिकार याद हुआ होगा। अब चलते हैं हम स्वतंत्रता के अधिकार पर, जो कि है आर्टिकल 19 से 22। तो भाई समता और समानता का अधिकार आपको समझ में आया होगा। पर चलते हैं दूसरे की तरफ, जो कि है स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसे भी बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें जो स्वतंत्रता का अधिकार है, यह है आर्टिकल 19 से 22 के बीच में, 19 से 22 तक है। तो आर्टिकल 19 कहता है कि आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रता है वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इससे भी कई क्वेश्चन बनते हैं इस वाले आर्टिकल से। तो चलिए इसे पूरा पढ़ते हैं। इसे कई टाइपों में डिवाइड किया गया और उन टाइपों से ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको पूरे टाइपों को पढ़ते हैं। तो इसका जो पहला टाइप था 19(1), उसमें जो हमें स्वतंत्रता दी गई वो थी बोलने की स्वतंत्रता। और जो दूसरा था 19(2), उसमें हमें एकत्रित, शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता दी गई। लेकिन इसमें एक वर्ड ऐड होता है जो कि है बिना हथियारों से, बिना हथियारों के साथ शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, जो कि हमें 19(2) के तहत दी गई।
जो 19(3) है उसमें हमें सभा और समूह बनाने की स्वतंत्रता, मतलब हम कहीं अपनी एक सभा बना सकते हैं और समूह बना सकते हैं, वो स्वतंत्रता में 19(3) में दी गई। और जो 19(4) था उसमें दिया गया पूरे देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता, मतलब हम अपने पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हैं, हमें यह अधिकार है। और जो 5वां था उसमें पूरे देश में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, मतलब हम अपने पूरे देश में कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। और जो 19(6) था उसमें पूरे देश में कहीं भी मतलब रोजगार करने की स्वतंत्रता, हम कहीं भी जाके कहीं भी कोई सा भी रोजगार अपना सकते हैं। तो अब इन्हें याद कैसे करें, हम इनके भी मेन वर्ड को देखेंगे। जैसे 19(1) में बोलने की स्वतंत्रता, और इसमें 19(2) में शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, थर्ड में सभा और समूह बनाने की स्वतंत्रता, और इसमें 5 में निवास, और नहीं 4 में आवागमन, कहीं भी घूम सकते हैं, और 6 में रोजगार, 5 में निवास। तो ऐसे आप इन्हें याद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आर्टिकल 19 आपको याद हुआ होगा, इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई आर्टिकल 19 आपको याद हुआ होगा, उम्मीद करता हूं। अब चलते हैं आर्टिकल 20 की तरफ। तो आर्टिकल 20 में जो हमें स्वतंत्रता मिली हुई है, हमें नहीं मिली है, वो अपराधी को मिली है। अगर कोई आदमी अपराध कर देता है और अपराधी बन जाता है, तो उसे भी संविधान के तहत, मौलिक अधिकारों के तहत स्वतंत्रता दी गई है, कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो वही देखते हैं। तो आर्टिकल 20 में कोई अपराधी है तो उसे 3 अधिकार मिलते हैं। अधिकार ये है कि जिस समय, पहला अधिकार यह है कि किसी अपराधी ने जिस समय अपराध करा होगा तो उसे उसी समय के जो कानून होगा उसी से ही सजा मिलेगी। पहला जो है अपराधी की दोष ये संरक्षण, जिस समय अपराध किया होगा उसी समय के कानून से इसे जिस समय अपराधी ने अपराध किया होगा उसी समय के कानून से उसे सजा मिलेगी। जैसे आप जानते हैं कि किसी कोर्ट के केस चलते रहते हैं लंबे लंबे, मतलब बहुत समय तक चलते हैं, और तो फिर जो है जो ये अपराध होता है, मतलब जैसे किसी ने 2013 में कोई अपराध करा और 2018 में उसे मतलब सजा दी जा रही है, सजा हो रही है, तो उसे 2018 के कानून से सजा नहीं मिलेगी, 2013 वाले कानून से ही मिलेगी। मान लो 2013 वाला जो कानून था उसमें 6 महीने की सजा थी और 2018 वाले कानून में 5 साल की सजा थी, तो उसे जिस समय अपराध हुआ है उसी समय के कानून से उसे सजा दी गई है। तो ये एक अधिकार है, ये एक संरक्षण प्राप्त है जो कि इसमें अपराधी को एक संरक्षण प्राप्त है। पहला तो ये है। दूसरा, जो अपराधी है, दूसरा जो है क्या था, दूसरा जो अपराधी है उसी समय के कानून से सजा मिलेगी। और एक, हाँ, जो दूसरा है, जो एक बार जो अपराध किया है उसकी सजा एक ही बार मिलेगी।
एक अपराध की एक बार सजा। मतलब आप एक ही अपराध के लिए उसे बार बार सजा नहीं दे सकते, ये अधिकार उसे मिला हुआ है। हाँ तो भाई तीसरा ये कहता है कि उसे खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 20 एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। अपराध की दोष दोष के लिए उसे एक संरक्षण प्राप्त है, 3 अधिकार मिले हुए हैं आर्टिकल 20 के लिए अपराधी को, कि जिस समय उसने अपराध किया होगा उसी समय के कानून से उसे सजा दी जाएगी। दूसरा, एक अपराध के लिए उसे एक ही बार सजा मिलेगी, बार बार उसे सजा नहीं मिलेगी एक अपराध के लिए। तीसरा, खुद के खिलाफ उसे गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये तीनों आपको याद हो गए होंगे। तो भाइयों आर्टिकल 20, 19 और 20 आपको समझ में आए होंगे। अब चलते हैं आर्टिकल 21 की तरफ। तो आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता दी गई है। और आर्टिकल 21 में हमें जीवन का अधिकार मिलता है। मतलब आर्टिकल 21 के द्वारा ही हम जीवन कर, इसमें कुछ चीजें ऐसी ऐड की गई है जो कि मानवता के जीवन के लिए जरूरी है। तो इसलिए जीवन का अधिकार भी कहते हैं आर्टिकल 21 को। तो इसमें जो चीजें रखी गई हैं जैसे स्वच्छ जल पीना मानव का अधिकार है, स्वच्छ वायु में ऑक्सीजन लेना मानव का अधिकार है, ये इसी के तहत आते हैं। तो इसे जीवन का अधिकार भी कहते हैं। इसके तहत स्वच्छ जल स्वच्छ वायु में रहना जीवन मानव का एक अधिकार है इसी के तहत। तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि किसके तहत स्वच्छ जल पीना स्वच्छ वायु में रहना मानव का अधिकार है। तो आर्टिकल 21 के तहत। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, इसे आप याद रखिए। अब चलते हैं आर्टिकल 21A के तहत। यह अधिकार प्रारंभ में नहीं था, इसको संशोधन द्वारा लाया गया। ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 86 वे संविधान संशोधन द्वारा, जो कि हुआ था 2002 में। तो इस आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना सरकार के लिए कहा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को तो इसमें 6 से जो 14 साल के बच्चे के बीच में जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा देने को सरकार को कहा गया। तो ये पूछा जाता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा कौन से आर्टिकल में है और कौन से संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। तो आपको पता है 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002। तो आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आर्टिकल 22 की तरफ। इसमें गिरफ्तारी के लिए कुछ अधिकार दिए। अगर आपको कोई गिरफ्तार करना आता है तो उसके लिए आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं, वही देखते हैं आर्टिकल 22 में। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है
तो आप इसमें जो पहला अधिकार है वो है, अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो आप उस पुलिस से पूछ सकते हैं कि आप मुझे किस जुर्म में, किस उसमें, किस गुनाह पे आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, ये आपका अधिकार है। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को आपको किसी मजिस्ट्रेट या किसी न्यायाधीश के समक्ष पेश करना होगा। न्यायाधीश के समक्ष पेश करना होगा। और लेकिन इसमें आवागमन मतलब आने जाने का समय ऐड नहीं होता। तो ये दो तो अधिकार हो गए। और तीसरा अधिकार ये है कि आप मनपसंद के अपना वकील कर सकते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को कर सकते हैं जो आपको इस मतलब कोई कानूनी अच्छी सलाह दे सके, मनपसंद का वकील कर सकते हैं। तो आर्टिकल 22 के तहत ये 3 अधिकार दिए जाते हैं अगर कोई गिरफ्तार करने आपको पुलिस आती है तो। ठीक है, आप समझ पाएंगे। तो अब स्वतंत्रता का अधिकार होता है खत्म और आप चलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि है आर्टिकल 23 से 24 के बीच में। तो आपको 2 मौलिक अधिकार समझ में आए होंगे, एक तो समता और समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। आप चलते हैं तीसरे की तरफ, जो कि है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन है आर्टिकल 23 से 24। ठीक है तक। तो इसमें आर्टिकल 23 जानते हैं क्या कहता है। आर्टिकल 23 कहता है मानव व्यापार और क्या नाम है बालाश्रम, बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाई गई है आर्टिकल 23 के तहत। मानव व्यापार, बालाश्रम, मतलब आप मानव का व्यापार नहीं कर सकते, किसी बच्चे का बच्चों का व्यापार नहीं कर सकते, किसी से बंधुआ मतलब जबरन किसी से मजदूरी नहीं करा सकते। तो इन पर रोक लगाई गई है आर्टिकल 23 के तहत। ये भी कई बार कई क्वेश्चनों में पूछा, कई पेपरों में पूछा जाता है ये वाला आर्टिकल 23। तो अब चलते हैं आर्टिकल 24 की तरफ। आर्टिकल 24 हमें कहता है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें कहीं भी काम करने पर रोक लगाई गई है आर्टिकल 24 के तहत। 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो ना किसी कारखाने या खानों या फैक्ट्री, किसी भी ऐसी जो हानि मतलब जो कि मतलब जो जानलेवा मतलब जो कि खतरनाक जगह हैं उन पे काम करने पर बच्चों को रोक लगाई गई है आर्टिकल 24 के तहत। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 23-24 याद हुए होंगे। 23 में मानव व्यापार, बालाश्रम, बंधुआ मजदूरी पर रोक है और 24 में 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें कहीं पर भी काम करवाने पर रोक है, जो कि जगह डेंजरस जगह हो जैसे कारखाने, खाने और फैक्ट्रियाँ। तो ऐसी जगहों पे उन बच्चों से काम नहीं करवाना है 14 वर्ष से कम। यह हमें आर्टिकल 24 के अंदर कहा गया। तो ये हो जाता है शोषण का विरुद्ध अधिकार खत्म। तो आपको 3 अधिकार समझ में आए होंगे, जो कि है समता और समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब चलते हैं चौथे अधिकार की तरफ, जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
ये 25 से 28 तक आता है, आर्टिकल 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इन सारे आर्टिकलों को देखते हैं। तो आर्टिकल 25 पहले जानते हैं, हमारा जो राष्ट्र है वो एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। मतलब हमारे राष्ट्र में कोई से भी धर्म को मानने का हमें अधिकार है। तो ये जो आर्टिकल 25 है यही कहता है कि व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, उसकी उपासना करने और उसके उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म को किसी भी धर्म को मानने, उपासना करने और प्रचार प्रचार करने का अधिकार है। तो हम आर्टिकल 25 कहता है आप किसी भी हमारे देश की जनता के कोई भी धर्म को मानने, उसकी उपासना मतलब उसका पालन करने और उसका प्रचार करने के लिए का अधिकार है। यह आर्टिकल 25 कहता है। और आर्टिकल 26 कहता है किसी भी धर्म का प्रबंधन करने, धर्म का प्रबंधन मतलब किसी भी धर्म का जैसे प्रचार करते हैं उसके लिए जो प्रबंधन करते हैं, उसे जैसे ही अगवक करते हैं, उनके लिए उनका भी अधिकार है। और आर्टिकल 26 कहता है धर्म में पैसा मतलब कोई धार्मिक उसके लिए हम पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, उसका भी अधिकार है। धार्मिक कार्य के लिए पैसा देना। तो भाइयों आर्टिकल 28 हमारा ये कहता है किसी भी धार्मिक कार्य या किसी उपासना, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता देता है हमें आर्टिकल 28। धार्मिक कार्य उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। समझ पाए होंगे आप। आर्टिकल 25 किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। धर्म की प्रबंधन मतलब धर्म का कोई भी धर्म है उसका मैनेजमेंट तैयार करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 27 में धार्मिक कार्य में पैसा कलेक्ट कर सकते हैं आप, उसके तहत आर्टिकल 27। और आर्टिकल 28 मतलब कोई धार्मिक कार्य चल रहा है या धार्मिक उपासना चल रही है तो उसमें आप उपस्थित होने का अधिकार है आपको आर्टिकल 28 के तहत। तो आपको तो उम्मीद करता हूँ भाई चार अधिकार आपको याद हो गए होंगे। अब चलते हैं पांचवे की तरफ जो है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 और 30 में है। तो ये एक क्वेश्चन आता है हर बार पेपरों में कि मौलिक अधिकार में जो अधिकार दिए गए हैं वो अल्पसंख्यकों के लिए जो अधिकार है वो कौन सा अधिकार है। तो आपको जब भी ये क्वेश्चन आए तो जो अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार है वो है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। यह पूरा अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए ही है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्पसंख्यकों के लिए कौन सा अधिकार है मौलिक अधिकार में से, तो वो है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो चलिए इन दोनों इसमें जो आर्टिकल उन्हें पढ़ते हैं, आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 कहता है, आर्टिकल 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण।
अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है आर्टिकल 29 में, और आर्टिकल 30 में है अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी जो संरक्षण है वो आर्टिकल 30 में। आप समझ पाएंगे। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि अल्पसंख्यकों के शिक्षा के लिए कौन से आर्टिकल में है, तो वो है आर्टिकल 30। तो इसमें अल्पसंख्यकों के शिक्षा का अधिकार है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको याद हो गया होगा, ये वाला अधिकार सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि अल्पसंख्यकों के लिए है। तो अब चलते हैं अब चलते हैं लास्ट अधिकार की तरफ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अधिकार है, इससे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ये जो अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। कई बार क्वेश्चन में आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को ही भारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि ये जो जितने भी अधिकार हैं, जैसे समता समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार, ये सारे इसके बिना अधूरे हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इन अधिकारों का, जो कि ऊपर अधिकार है 1 से 5 तक, इनका अगर हनन करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ हम रिट जारी कर सकते हैं इस संवैधानिक उपचार का अधिकार के साथ। ठीक है, तो इसमें यही है कि अगर ऊपर लिखे जो अधिकार हैं पूरे, उनका कोई हनन करता है तो इस अधिकार के तहत उसके खिलाफ हम रिट जारी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। सबसे पहले इसे संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही बार। तो आप हमेशा याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो ये जो अधिकार है, अगर ऊपर लिखे जो जितने भी संविधान अधिकार हैं, ऊपर लिखे हेलो, तो ये जो अधिकार है ऊपर लिखे, ये अधिकार, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहता है ऊपर लिखे जितने भी अधिकार हैं, उनका कोई हनन करता है तो उसके खिलाफ रिट जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। और ये 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, 5 प्रकार के। ये भी हाई कोर्ट में 5 प्रकार के। अगर कोई इनका हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत इन पे रिट जारी कर सकते हैं 5 प्रकार की। अगर ऊपर लिखे जितने भी संविधान है, जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार, इनका कोई भी उल्लंघन करता है तो इसके द्वारा उस पर रिट जारी कर सकते हैं 5 प्रकार की, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत। तो आज इतना ही मौलिक अधिकार है। बताना कैसी लगी वीडियो, बहुत मेहनत करी है, प्लीज़ लाइक करना, और कोई भी गलती हो तो बताना। और चलिए, तो मौलिक अधिकार खत्म हो गया है, और अब अगली वीडियो आएगी नीति निर्देशक तत्व पर, पूरी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए, ठीक है, अलविदा।